जय हिंद साथियों। ऐसा माना जाता है कि इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि जहां उसको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है, जाता वहीं पे है। अगर कोई आपका फायदा नहीं है तो आप कहीं जाएंगे नहीं। और अगर आप इस वीडियो तक भी आए हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर के ही आएंगे, सोचा होगा कि कुछ ना कुछ आपका यहां से फायदा हो सकता है। जैसे कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं तो ही आप ये सब पढ़ने आएंगे, अदरवाइज इसको पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही इंसानों की एक प्रवृत्ति होती है। शुरुआत में आदमी शुरुआत करता है रोजी रोटी से, कि उसके पास धन नहीं है, थोड़ा बहुत अपने खाने पीने के लिए शुरुआत करता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तब वो पावर के लिए लड़ने लगता है, तब उसको ताकत चाहिए होती है। और ऐसा ही कुछ इतिहास में भी हुआ है। इतिहास में ब्रिटेन से आने वाले कुछ व्यापारी, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, वो भारत में आते पैसों की लालच में है कि वहां यहां आकर के वो मसाले खरीदेंगे और व्यापार करेंगे। लेकिन यहां आकर के जब हमको बहुत सारे टुकड़ों में टूटे हुए देखते हैं तो वो यहाँ पे सोचते हैं कि इन पर शासन करना भी बहुत आसान है, इन पे अपना अधिकार भी जमा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर एक परिवार में आप 4 लोग हैं और चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यही होगा कि कोई 5वां आदमी उसमें मजे ले रहा है। वैसा ही इनको भी लगा कि यहाँ पे जो जितने भाई भाई हैं, आसपास में जितने भी राजा हैं, इनके सबके छोटे छोटे साम्राज्य हैं और आपस में ही ये लोग लड़ते रहते हैं विस्तारवाद के तरीके से। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम शासन भी कर सकते हैं, इनमें फूट डाल करके या जैसे भी। अब उन्होंने धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ शासन करना भी स्टार्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे शासन करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्होंने सुधार किए हैं, कुछ कार्य भी किए हैं, और वो कार्य हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ वही रहने वाला है कि जो भी गवर्नर रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, बाद में ऊपर बढ़ करके वायसराय का हो गया, तो इनके सबके शासनकाल में क्या क्या काम किए गए हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ सारी चीजें मैंने पहले से लिख ली हैं जिससे आपका कम से कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको हम दे सकें। चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल से। तो कोई भी अंग्रेज जब आते हैं तो बंगाल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि होता क्या है, बंगाल में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। डेट याद रखना, क्योंकि हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे केवल इसी टॉपिक से संबंधित, पर आप ध्यान रखना कि बंगाल में 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और उस युद्ध में बंगाल का नवाब हार जाता है। ना सिर्फ बंगाल का नवाब हारता है बल्कि अवध के नवाब और मुगल भी हार जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजों के शासन की। उससे पहले अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते थे, अब वो अपने शासन में भी अपनी नींव जमा चुके हैं। होता क्या है, 1764 में बंगाल में जो युद्ध होता है बक्सर का, उसको हारने के बाद में अंग्रेज करते क्या है, इनके साथ में इलाहाबाद की संधि करते हैं, और वो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। और इसी संधि में उन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन का मतलब क्या है, दोहरा शासन, मतलब एक राजा का भी शासन रहेगा जो उस समय वहां के तत्कालीन राजा थे, और दूसरा अंग्रेजों का शासन भी रहेगा। होता ये ऐसे है, बिल्कुल समझ लो कि राजा अपने प्रशासनिक कार्य तो देखेगा, लेकिन कर वसूल करने की वहां की जितनी भी पावर थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो अपने पास में ले लेते हैं। उसे ही कहा गया द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन। द्वैध मतलब दोहरा शासन, अंग्रेज भी शासन करेंगे और जो राजा है, नवाब है, वो भी शासन करेंगे। तो इसकी डेट भी नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद में होता है, तो 1765 डेट याद रहेगी आपको बंगाल में। और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था, उस समय ध्यान रखना गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे, तब गवर्नर हुआ करता था, और केवल बंगाल का था, ना कि पूरे भारत का। तो आपको ध्यान रखना है उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव। बंगाल का गवर्नर कौन होगा, क्लाइव होगा। बंगाल का गवर्नर क्लाइव होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही बंगाल का पहला गवर्नर भी बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है बंगाल में स्थायी कर और स्थायी बंदोबस्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्थायी कर और स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में आप ऐसा समझ लीजिए कि जमीन जो होगी वो जमींदारों की होगी, जो भूमि है वो जमींदारों की रहेगी, और उस पर खेती कौन करेगा, किसान करेंगे, और वो टैक्स कौन ले जाएगा, वो जमींदार वसूल करके अंग्रेजों को थमा देंगे। वही स्थायी कर की स्थायी कर और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है। आती कब है, तो 1793 में। ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। कौन कौन बता सकता है स्थायी कर और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके शासनकाल में आई? तो एक व्यक्ति था, नाम था कार्नवालिस। क्या नाम था, कार्नवालिस। इसका नाम याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये मर भी यही गया, उत्तर प्रदेश की भूमि पे ही, और इसका मकबरा भी यही उत्तर प्रदेश में ही बन गया, गाजीपुर में। कहां बन गया, गाजीपुर में। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजीपुर, जहां पे इसका मकबरा भी बना है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको ज्यादा ध्यान से याद रखेंगे, स्थायी कर के लिए और स्थायी बंदोबस्त के लिए भी। और ये नाम है कार्नवालिस। इसे प्रशासनिक सुधारों का कार्यकाल इसका भी कहते हैं। इसने क्या किया, जितने भी प्रशासनिक सुधार हुए हैं इसी के समय पे किए गए हैं, ठीक है। तो इसके कार्यकाल को प्रशासनिक सुधारों का कार्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशासनिक सुधारों का कार्यकाल। तो इसको याद रखेंगे, प्रशासनिक सुधारों का कार्यकाल किसके शासनकाल को कहते हैं, तो कार्नवालिस। कार्नवालिस ने कर दिया क्या, प्रशासनिक सुधार, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये मर भी कहा गया, यही उत्तर प्रदेश में ही मर गया, तो यही इसका मकबरा भी बना दिया गया गाजीपुर में।
अब बात करते हैं सहायक संधि की। सहायक संधि क्या है? ये हम जो राजा हमारे यहाँ के हुआ करते थे वो अंग्रेजों के साथ अपनी एक संधि कर लिया करते थे। उसमें अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, अच्छी सेना थी, ट्रेंड आर्मी थी, वो सहायता करते थे लोगों की, उन राजाओं की, और राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था। और अंग्रेज दोनों तरफ से सहायता कर देते थे, उधर भी कुछ हथियार दे दिए, इधर भी कुछ हथियार दे दिए, थोड़ी सेना उनको दे दी, थोड़ी इनको, और दोनों तरफ से साठ गांठ कर लेते थे कि तुम जीते तो इतना तुमसे ले लेंगे, और तुम अगर जीते तो तुमसे इतना ले लेंगे। दोनों लोगों का अपना अपना बना लेते थे, उसमें दोनों तरफ से फायदा उन्हीं का होता था, अंग्रेजों का ही, बंदर बांट वाला हिसाब है। तो सहायक संधि आप लोग ध्यान रखेंगे। सहायक संधि की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई? तो 1798 से। वही अगर पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत बार पूछा गया, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत बार पूछा गया कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1800 में होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां होती है? बंगाल में। और कब? 1800 में। अब आपको बताना है ये किसके समय पे होता है, तो वेलेज अली के समय पे। किसके समय पे होता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? वेलेज अली। और यही पूछा जाता है ज्यादातर, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा आपको? सहायक संधि भले ही कम पूछा जाए, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे एक है सती प्रथा। हमारे यहाँ कुछ कुरीतियां भी चलती थी, उसमें होता क्या था कि जैसे महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार होते थे, तो सारी ज्यादातर कुरीतियां आपको महिलाओं के खिलाफ ही देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक है सती प्रथा। इसका जो अंत किया गया है, यहाँ पे सती प्रथा लिखा है, आप अंत समझ जाएंगे कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में किया जाता है। इस डेट को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ठगी प्रथा को भी ध्यान रखेंगे। ठगी प्रथा को 1830 में, मतलब इसके अगले साल क्या हो जाएगा, ठगी प्रथा खत्म हो जाएगी। तो सती प्रथा और ठगी प्रथा, पर्दा प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं, सती प्रथा और ठगी प्रथा, इन दोनों को कौन खत्म कर देता है? राजा राम मोहन के प्रयासों से। वहीं पे अगर देखा जाए अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 में होती है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पता होता है 35 पता होता है, लेकिन वो 1935 लगा के आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वो भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1835 है। और ये किसकी अनुशंसा पे चालू होता है? अंग्रेजी शिक्षा भारत में मैकाले की अनुशंसा पे होती है। और उस समय भारत का वायसराय कौन, उसमें गवर्नर कौन था भारत में, ये ध्यान रखना है आपको। सती प्रथा, आप इसको ऐसे रखें कि बेंटिक नाम का एक बैट्समैन था, उसने ऐसी बैटिंग की कि सती प्रथा आउट ऑफ पवेलियन चली गई, सीधे बाउंड्री से बाहर। तो बैटिंग ध्यान रखना है। बैटिंग से क्या याद रहेगा? बेंटिक। बैटिंग से क्या याद रहेगा? बेंटिक याद रहेगा ना? बेंटिक से बैटिंग कर लेना। बेंटिक से क्या कर लोगे? बैटिंग। और बेंटिक ने ऐसी बैटिंग की कि सती प्रथा पवेलियन से बाहर खत्म हो गई, और ठगी प्रथा भी पवेलियन से बाहर चली गई। ये डेट याद रखना है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, विलियम बेंटिक के द्वारा ये सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत हो गया। और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी 1835 में इसी के शासनकाल में हुई। आई होप याद रहेगा तुम लोगों को, ये आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वही अगर देखा जाए तुमसे, रेलवे लाइन की स्थापना ये किसके समय पे हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे बार बार याद रखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना डेट याद रखो कि 1853 में होता है। पहली रेलवे लाइन की जब डलवाई गई, तो ध्यान रखना किसने डलवाई? डलवाई से ध्यान रखना, डलहौजी। डलवाई, डलहौजी, ऐसे याद रखना। तो रेलवे लाइन किसने डलवाई? डलहौजी। और सबसे पहली जो रेलवे चली है, जो हमारी ट्रेन चली है, वो कहां से कहां तक चली है? मुंबई से ठाणे के बीच में। अब वही अगर तुमसे पूछा है कलकत्ता, मद्रास, बंबई, ये तीन हाई कोर्ट उत्तर यहाँ भारत में सबसे पहले कब बनते हैं? पहले देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सिर्फ ये हाई कोर्ट बने, अंग्रेजों के प्रयास से ही बने, तो कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं। अब इसमें क्या है? पकड़ने का काम है। क्या होगा? जो अपराधी होंगे उनको पकड़ने का काम होगा। और पकड़ने को कहते हैं अंग्रेजी में कैच, कैचिंग करते हैं उसको। अब जो भी अपराधी होगा, चोरी करके भाग रहा होगा, तो उसको क्या करना है? कैचिंग करना है। और कैचिंग से नाम याद रखना, कैनिंग। कैचिंग से क्या याद रखना है? कैचिंग से कैनिंग याद रखना। तो बड़ी आसानी से तुमको हम याद करा देंगे। पहले से लिख लिया इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तुम यहाँ पे लेकर के जाओ। तो कलकत्ता में बनता है, मद्रास में बनता है, और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। डेट भी आप लोगों को याद रखनी है, 1862, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया आती है 1877 में भारत। 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत आती हैं, और वहां पर इनको केसरे हिंद की उपाधि दे दी जाती है। क्या दी जाती है? केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। आती कहां है? तो ये रायपुर में आती है, हमारे गांव में नहीं। रायपुर एक तुमको पता होगा राजधानी है। किस शहर की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? कोई बता सकता है? छत्तीसगढ़ की, बिल्कुल सही। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आती है, और वहां पे लाल दरवाजा बनवाया जाता है। उन्हीं की याद में क्या बनवाया जाता है? लाल दरवाजा। तो आप यहां से एक क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि लाल दरवाजा कहां है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। और वहीं पर जब ये भारत आती है, तो इनके स्वागत में लाल दरवाजा का निर्माण कराया जाता है। सन होता है 1877। और उपाधि कौन सी दी जाती है? केसरे हिंद। उपाधि कौन सी मिलती है? केसरे हिंद। तो ये भी आपको याद रखना है, केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी आपको याद रखना है, लिट्टन।
लिप्टन को कैसे याद रखोगे, लॉर्ड लिप्टन नाम था इसका। तो ऐसे याद रखो, जब ब्रिटेन की महारानी आई तो ये लेट गया उसके सामने, उनके स्वागत में इतना ज्यादा पिघल गया कि लेट गया। लेट गया से क्या रखोगे, लिप्टन, याद हो जाएगा ना आसानी से। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं तुमको। अगला देखो, फैक्ट्री अधिनियम, स्थानीय स्वशासन, इनकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, आप इनको ध्यान दीजिए। फैक्ट्री अधिनियम 1881, फैक्ट्री अधिनियम 1881 और स्थानीय शासन स्वशासन की शुरुआत 1882, ये किसके शासनकाल में होती है। अब लिटन याद रख लिया, लिटन के बाद में क्या कर लेना, रिपन याद कर लेना। इन दोनों का जो होगा इसके साथ क्या होगा, रिपन याद कर लेना। लिटन के बाद में क्या हो जाएगा, रिपन। तो एक तरफ हो गया लिटन, लिटन ने क्या किया, लेट गया महारानी के सामने। दूसरी तरफ फैक्ट्री अधिनियम जब आया, भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया। ये इतने आसान पेपर में नहीं आएगा, जब भी आएगा जब पेपर का लेवल मॉडरेट होगा या मॉडरेट से ऊपर होगा तब पूछेगा भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम की शुरुआत कब से हुई, तो 1881 से। किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये ध्यान रखना। स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय स्वशासन में भी वही होता था कि हमारे यहाँ के नेताओं को, जो हमारे यहाँ के जो लीडर हुआ करते थे, उनको बेसिक वाले काम दे दिया करते थे, और जितनी सेना है, जितनी पावर वाली चीजें हैं, वो अंग्रेज अपने पास में रखते थे। उसको स्थानीय स्वशासन का नाम दिया गया, ध्यान रखना। तो 1882 में, रिपन के शासनकाल में। अब बात करते हैं बंगाल का विभाजन और रेलवे बोर्ड का गठन। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। बंगाल का देखो डेट भी सेम है, बंगाल का विभाजन डेट सबको याद रहती है 1905, लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे की स्थापना 1853 में हुई। रेलवे डलवाई की सबसे पहले डलहौजी के समय पे, लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन अगर तुमसे पूछा जाए तो डलहौजी मत लगा देना। रेलवे बोर्ड का अगर तुमसे पूछे तो क्या करोगे, तो फिर याद रखना। ऐसे तुम इसको तो याद नहीं अगर तुम्हें होगा, लेकिन ये वाला याद होगा। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में होता है, तो उस समय हुआ करता था कर्जन। इसको हम लोग ऐसे ही तो याद किए हैं कि कर्जन ने कर दिया, क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन। लेकिन ये हार्डिंग के लिए हार्ड हो गया। एक अगला आया, उसका नाम था 1911 में आया हार्डिंग। तो हार्डिंग के लिए हार्ड हो गया बंगाल विभाजन रखे रहना। मतलब बंगाल का जो विभाजन किया गया था, कर तो दिया कर्जन ने, लेकिन हार्डिंग के लिए हार्ड हो गया, तो इसलिए बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। तो इसको यहाँ पे याद रखना, हार्डिंग के लिए हार्ड हो गया, इसलिए क्या कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इस बात को भी आप ऐसे ही याद रखेंगे। 1911 में, 1905 में विभाजन होता है और 1911 में विभाजन रद्द हो जाता है, इसको याद रखेंगे। और इसी के समय पे क्या होता है, रेलवे बोर्ड का गठन हो जाता है। रेलवे लाइन डलवाई जाती है डलहौजी के समय पे 1853 में, और 1905 में रेलवे का बोर्ड का गठन भी हो जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये ऐसी पार्टी है मिनटों में बनती है और सेकंडों में निकल लेती है। मिनटों में बनी और सेकंडों में भारत छोड़ दिया। तो मिनटों से क्या याद रखोगे, मिनटो, लॉर्ड मिंटो। मिनटों से क्या याद रहेगा, लॉर्ड मिंटो याद रहेगा। तो मुस्लिम लीग मिनटों में बनी और सेकंडों में चली गई। क्या गड़बड़ कर रहा है कुछ, नहीं ना, चलो सही चल रहा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या होती है, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में। मिनटों में पार्टी बनी और सेकंडों में भारत से भगा दिया हमने इसको, भगा दिया नहीं भगा दिया, तो इसको याद रखेंगे 1906 में। आगे चल करके यही पार्टी के कुछ नेता होंगे जो मोहम्मद इकबाल, चौधरी, रहमत अली, ये सारे लोग पाकिस्तान की मांग करते हैं, है ना। फिर हमको विभाजन करना ही पड़ जाता है। चलो ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग की बात बताओ। होम रूल लीग, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, याद ही होंगे। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, 1916 में। और ये भी डेट पूछी गई है, चाहे सेंटर का एग्जाम हो या स्टेट का। यूपी के स्टेट में तो ज्यादा पूछा गया है। वही अगर पूछा है चंपारण सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन होता है ये। महात्मा गांधी का ध्यान रखना, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा होता है, चंपारण। और ये इस बार पेट में भी पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखना। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह हो जाएगा चंपारण। किसके लिए होता है, तो 3 कट्ठा पद्धति के विरोध में होता है। 3 कट्ठा पद्धति क्या है, निलहा किसानों का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। उसमें होता क्या था, किसानों के पास कितनी भी जमीन हो, लेकिन 3 कट्ठे जमीन पे उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया बिहार में। चंपारण कहां पड़ता है, बिहार में। तो ये जगह का नाम भी याद रखेंगे, चंपारण कहां पड़ेगा, तो इसको याद रखेंगे बिहार में। चंपारण कहां पड़ता है, तो बिहार में। ये भी चीज आप याद रखेंगे। और 1917 में होती है। साथ ही अगर पूछा जलियांवाला बाग, इसको तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ज्यादा अगर तुमको कुछ पूछेगा तो तुम इतना ध्यान रखना, दिन पूछ देता है तो बैसाख पूर्णिमा का था। दिन क्या था, बैसाख पूर्णिमा का। तो बैसाखी का दिन था, पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी एक त्योहार होता है, उसको ध्यान रखना। बैसाखी के दिन ही ये वाला हत्याकांड हुआ था 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना, अमृतसर में। वही अगर पूछा है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में क्या करते हैं, इसी घटना के बाद में, कौन सी घटना, जलियांवाला बाग वाली घटना। इसी घटना के बाद में महात्मा गांधी ने क्या चालू किया, असहयोग आंदोलन चालू किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। 1919 में ये घटना होती है और 1920 में गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन मतलब कि हम अब अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, ना ही उनकी बेची गई किसी वस्तु को खरीदेंगे और ना ही किसी प्रकार से उनको हम सेवा देंगे।
तो 1920 में ये आंदोलन चलता है और काफी सफल भी रहता है, लेकिन आगे किसी कारणों के चलते महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इसी समय पे क्या होता है, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसे एएमयू कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखेंगे, इसका पहले नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं होता है। अगर किसी को देखना है तो विश्वविद्यालय वाली जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वाला वीडियो है उसको जाकर के देखना, वहां पे मैंने बताया है इसका कि सर सैयद अहमद खान ने कि कैसे इसकी स्थापना की है और कैसे इसका नाम बदल करके 1920 में ये पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसको ध्यान रखना। और अभी करंट में भी ये चर्चा में है, कुछ हाई कोर्ट में इसका मामला पड़ा हुआ है, तो इसको भी अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और मुस्लिम लीग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन सबकी स्थापना किसके शासनकाल में होती है? ये सारी चीजें किसके शासनकाल में होती हैं? तो नाम था जेम्स फोर्ड। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इतना सारा तोड़ फोड़ किसके समय पे हुआ? जेम्स फोर्ड। फोर्ड से याद रखेंगे। तोड़ फोड़ किसके समय पे हुआ? जलियांवाला बाग तोड़ फोड़ ही हुआ। पहले तो महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया, असहयोग चंपारण वाला सत्याग्रह, तो वो भी तोड़ फोड़ ही है, उसको भी ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन हुआ, वो भी तोड़ फोड़ है। मुस्लिम विश्वविद्यालय भी ध्यान रखना, एएमयू को भी, और वैसे ही होम रूल लीग को भी याद रखना। तो सीधी सी बात है, 1916 से लेकर के 1920 तक की हुई सारी घटनाओं के बीच में कौन रहता है? जेम्स फोर्ड रहता है। अगला देख लेते हैं, साइमन कमीशन कब आता है भारत? तो 1928 में आता है। ध्यान रखना, 1930 में इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है, तो उससे आसपास ध्यान रखेंगे कि 1928 के समय पे कौन हो जाएगा? 1928 में उसी समय इरविन ही होगा। कौन होगा? इरविन ही होगा, क्योंकि उसी के आसपास वाली हमको गांधी इरविन समझौता की डेट याद है, तो उसे हम इसको भी याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता किसके समय पे होता है? इरविन के समय पे होता है, तभी तो उसका नाम पड़ा गांधी इरविन समझौता। तो ध्यान रखेंगे 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और यहीं पर लाला लाजपत राय को सर पे लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी का विरोध कर रहे होते हैं, काला कानून कहते हैं उसको। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत अगर बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसी शासनकाल में होती है, आप ये बात ध्यान रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से होती है और 1945 में हिटलर की मृत्यु पे खत्म होती है। हिटलर की मृत्यु और उधर जापान पे हमला, परमाणु बम से हमला, ये दो तीन घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को परिणाम तक पहुंचा देती हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद में होता क्या है? शीतकालीन युद्ध, शीत युद्ध चालू हो जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। शीत युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना, क्योंकि शीत युद्ध में क्या होता है कि सामने तौर पे युद्ध चल भी नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी युद्ध सबसे बड़े लेवल पे हो रहे होते हैं। जैसे अभी का देख लो, तो अभी इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, अभी यमन वाले भी आ गए हैं उसमें, है ना, और मालदीव का भी अपना मैटर गड़बड़ चल रहा है। मतलब पूरी दुनिया में अशांति है। द्वितीय विश्व कहने को तो युद्ध बंद हो गए, लेकिन दुनिया में सबसे भयंकर युद्ध अगर चल रहे हैं तो अभी चल रहे हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1939 से होती है और 1945 तक ये चलता है। पहला वाला कब होता है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डेट बता सकता है, मतलब सन बता दे कि कब से शुरुआत होती है और कब खत्म होता है पहला विश्व युद्ध, जिसको भी पता हो। फिर पूछा है पहली बार पाकिस्तान की मांग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार पाकिस्तान की मांग, अभी हमने कहा था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, और मांग सबसे पहले कब होती है? तो 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग होती है। तो इन दोनों बातों को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की मांग करना अलग बात है और पाकिस्तान का नाम देना अलग बात है। कौन कौन बता सकता है कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया और पाकिस्तान की मांग किसने सबसे पहले की? इन दोनों बातों को बताओ, कौन कौन बता सकता है? सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने की और पाकिस्तान का नाम किसने दिया? सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहां से मिट गया इतना विश्व युद्ध, चलो देखते हैं कहां गया, आ गया, चलो देख लेते हैं। तो दोबारा से लिख लिया से याद रखना, लिथगो, है ना, लॉर्ड लिन लिथगो, ऐसे याद रखना चाहिए। कैसे भी करके बना लेना ट्रिक, हालांकि हमने तुमको सारी चीजें ट्रिक से ही बताई हैं, पर फिर भी ध्यान रखना। इसने एक लेटर लिख के दे दिया लिथगो ने और विश्व युद्ध खत्म हो गया, ऐसे कह देना। या फिर पाकिस्तान की मांग इसने लिख करके दी, है ना, तो ऐसे भी याद रखना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मतलब याद करने के लिए तुमको बता रहे हैं कि लिथगो के शासनकाल में ही सबसे पहले पाकिस्तान की मांग होती है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी के शासनकाल में शुरू होता है। अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए तो इसके दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि इसकी मांग सबसे पहले किसने की, ठीक है, और इसका नाम किसने दिया, ठीक है। तो मांग इसकी करता है चौधरी रहमत अली, ठीक है, कौन हो जाएगा? चौधरी रहमत अली, और नाम देते हैं मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बंदा पाकिस्तान जो बनना, तो पाकिस्तान वाले अपने देश का नाम पाकिस्तान नहीं इंडिया रखना चाहते थे, है ना, लेकिन फिर उनके हिस्से आया नहीं, इंडिया का रह गया। इंडिया आज
ट्रेडमार्क है इंडिया का, तो ध्यान रखना। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा? तो मोहम्मद इकबाल ने। एएमयू का एक स्टूडेंट होता है, उसी ने इसका नाम रखा होता है, मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान नाम रख देता है। तो ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और पहला बार पाकिस्तान की मांग, ये निम्नलिखितों के शासनकाल में होती है। और ये वाले भी ध्यान रखना, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग किसने की सबसे पहले, और पाकिस्तान का नाम किसने दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा और किसके शासनकाल में पहुंचा। तो 1946 की बात है। कब की बात है? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है? 1946 में। किसके समय पे? 1946 में। अच्छा, ये घटना और घटती है, संविधान सभा की मांग होती है सबसे पहले। देखो यहाँ पे बोर्ड थोड़ा करने लगा है गड़बड़, पर तुमको अगले बोर्ड पे बता देंगे। यहाँ पे केवल तुम इतना ध्यान रखो, ये वेवेल के समय पे होता है। किसके समय पे होता है? वेवेल के समय पे। ठीक है, ये वेवेल के समय पे क्या होता है, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है और संविधान सभा की सबसे पहले मांग होती है। चलो यहाँ पे हम थोड़ी एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे जैसे बात करें हम संविधान सभा की, तो यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपिक से हट के। अब तो स्लाइड खत्म हो गई है, तो हम यहाँ पे संविधान सभा की बात कर लेते हैं ना। तो संविधान सभा की स्थापना किसके तहत होती है, मतलब इसको मंजूरी कौन देता है? तो मंजूरी को हम लोग ध्यान रखेंगे, संविधान सभा को मंजूरी किसने दी? संविधान सभा को मंजूरी दी है कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा को मंजूरी किसने दी है? तो कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को जो हमारी थी उसको मंजूरी दिया था, या प्रस्ताव को स्वीकार किया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। तो ध्यान रखना, ये मार्च 1946 में आता है। कब आता है? मार्च 1946 में। और इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। और मैंने ऑफलाइन क्लास वाले जानते होंगे, मैंने 50 बार पढ़ाया है और सारे बच्चों को पता है कि उस समय भारत सचिव कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, कौन कौन लोग, तीनों लोगों के नाम क्या है। तुम लोग भी अगर कहीं से पढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ये वाली बात। ये सारी चीजें यहाँ बताएंगे नहीं, हम लोग संविधान सभा में बात करते हैं। तब तक संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। ठीक है, इनमें से कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? मात्र 15 महिलाएं थी। इस बात को ध्यान रखना है। संविधान सभा जो हमारी बनी उसमें 389 सदस्य थे, उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और इन 15 महिलाओं में से सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी। ध्यान रखना है, मुस्लिम महिलाओं की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। तो अगर आपको यह भी पता है कि मुस्लिम महिला का नाम क्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये कोई नहीं कहेगा कि सारे क्वेश्चन हम ही बताएंगे, तो फिर वीडियो किस लिए बनाया, क्योंकि ये टॉपिक से अलग की बातें हैं। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हैं वो ध्यान दो। चलो अच्छा, और देख लेते हैं। संविधान सभा जब हमारी बनी तो सबसे पहली बैठक कब हुई है? तो पहली बैठक हुई है 1 दिसंबर 1946 को। मार्च में आता है कैबिनेट मिशन और 1 दिसंबर को सबसे पहली बैठक होती है। इस दिन क्या बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी कोई नहीं कहेगा कि राइटिंग इतनी गंदी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करना है। मैंने पहले वादा किया था कि बहुत कम समय में देंगे, अब कंटेंट ज्यादा ले रहे हो तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। दूसरी बैठक होती है 2 दिसंबर को 1946 को। इसमें क्या होता है? स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? तो दूसरी बैठक में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के, श्री ध्यान रखना। तीसरी बैठक में क्या होता है? तीसरी बैठक, सॉरी यहाँ पे डेट मैंने गलत लिख दी, 2 दिसंबर नहीं था यहाँ पे। एक बात को इसको ऐसे ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 दिसंबर है। ठीक है, अरे यार क्या मुंह से निकल रहा है हमारे। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 11 दिसंबर को और तीसरी होती है 13 दिसंबर को। देखो ज़्यादा जल्दी बताने के चक्कर में यही होता है, हम सोच रहे हैं जल्दी से बता दें, वादा किया है जल्दी से खत्म करेंगे, उस चक्कर में ज़्यादा जल्दी के चक्कर में गड़बड़ होता है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 11 दिसंबर को, तीसरी होती है 13 दिसंबर को। एक एक दिन के गैप पे पहले दिन बनते हैं अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी रूप से, दूसरी बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरी बैठक में क्या होती है? नेहरू जी रखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या रखते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है कब? तो तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर को। अब पूछा जाएगा किसने रखा? तो पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बन जाता है? हमारे भारत का जो संविधान है उसकी क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है। क्या बन जाता है? यही चल करके आगे प्रस्तावना बन जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह है कि इसके लिए हमने संविधान सभा गठित की है कि संविधान बनाना है हमको, तो उस संविधान का उद्देश्य क्या रहना चाहिए, यही प्रस्तुत किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यही आगे चल करके भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछे हैं वो सारे तुमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैंने कोशिश किया तुमको बहुत कम समय में इतना बड़ा सा टॉपिक जो है उसको बताने का प्रयास किया है, और कुछ सारी अलग से भी चीजें बताई हुई हैं।
थोड़ा सा मैंने इधर उधर की बातें बताई हैं जिससे तुमको वीडियो में बताई गई चीजें याद भी हो सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।